जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका अपना स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3। तो प्रश्नावली 5.3 में हमने प्रश्न नंबर 13 तक बात कर रखी है। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 5.3 के जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम पूरा इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 14वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उनका हमें टोटल योग बताना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 0 से 50 के बीच में जो विषम संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से, ठीक है। और उनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो एंड होता है 49 पर, क्योंकि 50 तो एक सम संख्या है। तो यहाँ 49 पे ख़त्म होगा। इनके बीच फिर आएगा 1 के बाद आएगा 3, फिर 5, फिर ऐसे 7, फिर ऐसे आगे डॉट डॉट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट होगा, फिर एक एक गैप करते हुए आगे बढ़ेगा और लास्ट में 49 तक जाएगा। तो अगर हम इसमें कहें कि टोटल कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो टोटल अगर इसमें विषम संख्याओं की बात करें तो इसमें टोटल विषम संख्याएं n बराबर आप लिख सकते हैं 25, क्योंकि आपको पता होगा 0 से 50 के बीच में 25 विषम संख्याएं होंगी और 25 सम संख्याएं होंगी। तो हालांकि यहाँ विषम की बात कर रहा है तो विषम 25 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक सूत्र होता है L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका प्रथम पद a बराबर दिया है 1, और अगर यहाँ पे सार्वंतर निकालना चाहें तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और इसमें लास्ट पद 49 दिया है। तो यहाँ पे L का मान 49, A का मान 1 और D का मान आप 2 रख के हल कर देंगे तो यहाँ पे जो पदों की संख्या n का मान वो आपका 25 आ जाएगा। हालांकि मुझे पहले से पता था तो मैंने डायरेक्टली बता दिया। बाकी अगर आप इसमें पदों की संख्या निकालना चाहते हैं, यानी 1 से 49 के बीच में कितने विषम संख्याएँ हैं, अगर आपको ये पता करना है तो इस फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। हालाँकि अपने को पहले से पता था तो हमने लिख दिया 25। अब कह रहे हैं सभी का योग बताइए, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब 25 पदों का योग बताना है, जो कि 1 से स्टार्ट है और 49 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 25 पदों का योग यानी यस 25 की बात करें तो ये हो जाएगा 25/2 2a, ए की जगह 1 प्लस n मतलब 25 माइनस 1 और d की जगह आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा यस 25 बराबर 25/2, 2 एक अन्नम 2 प्लस 25 में एक जाएगा 24, 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका फाइनली 25/2 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देंगे तो जाएगा यहाँ भी 25। तो 25 में 25 का गुणा करेंगे तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 625। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं, अगर उन सारी विषम संख्याओं को आप जोड़ते हैं तो उसका जो आंसर आएगा, जोड़ जो आएगा वो 625 आएगा। आइए हम लोग 15वें प्रश्न पे चलते। देखिए इसमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखा गया है, हालांकि उतना हार्ड प्रश्न ये नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है, बट इसमें इतना लंबा चौड़ा लिख दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि है। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन में विलंब कर देता है। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दरअसल इसमें ये कहा जा रहा है कि कहीं पे मान लीजिए काम होता है तो वहाँ पे कंडीशन दी जाती है कि जैसे मान लीजिए हम कोई ठेका दे रहे हैं किसी को, तो हम टारगेट देते हैं कि हम इतने दिन में हम काम चाहते हैं। अगर मान लीजिए ठेकेदार ने उस काम को उतने दिन में नहीं करके दिखाया तो जो मालिक है वो बोला कि आपको फिर उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में पेनाल्टी बोलते हैं। तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो उसकी कंडीशन ये दी गई है कि अगर आप जैसे मान लीजिए हमने डेट दिया कि आज इस तारीख को आप फाइनल काम देना है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, उस डेट पर ना देकर एक दिन एक्स्ट्रा में आपने टाइम लगा दिया। तो इसमें कह रहा है कि अगर आप एक दिन लेट करेंगे तो आपको 200 रुपये तो जुर्माना देना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप 2 दिन लेट करते हैं तो 200 रुपये तो मान लीजिए एक दिन का देवे ही करेंगे आप, और जो दूसरा दिन आपने गैप किया उसके लिए एक्स्ट्रा आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप 3 दिन लेट करते हैं तो 200 रुपये तो पहले दिन का देना ही पड़ेगा, फिर दूसरे दिन के लिए 250 देना पड़ेगा, और तीसरे दिन का आपको 300 रुपये यानी एक्स्ट्रा में अलग से देना पड़ेगा। तो वही सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अगर हर बार यानी पर डे 50 रुपये बढ़ रहा है जुर्माने के रूप में, तो अगर कोई ठेकेदार किसी काम को 30 दिन तक लेट कर दे रहा है तो बताइए उससे जुर्माने के रूप में कितने रुपए अदा करना पड़ेगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो इसमें पहले दिन के लिए जो रुपया है वो 200 रुपया है, दूसरे दिन का 250 रुपया है, तीसरे दिन का जो
पेनाल्टी है वो 300 रुपया है। तो इसी तरह 30 दिन की बात हो रही है। तो सवाल वाला ये जानना चाहता है कि अगर 30 दिन वो आदमी लेट करे यानी ठेकेदार लेट करे तो कितना रुपये उसे जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए की बात करें तो ए आपका हो जाएगा 200। सार्वांतर की बात करें डी का मान तो 250 में 200 निकाल देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पदों की संख्या की बात करें एन का मान तो वो आएगा 30, ठीक है। तब यहाँ पे हमें क्या करना है, 30 दिनों का बताना है कि कितना जुर्माने के रूप में लगेगा। तो इससे यहाँ से हो जाएगा यस 30 बराबर हो जाएगा 30/2। टू ए की जगह रखेंगे 200 प्लस फिर एन मतलब 30 -1 और डी की जगह पर रखेंगे 50, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 15। तो इधर हो जाएगा यस 30 बराबर 15। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा फाइनली आपका 400 प्लस ये हो जाएगा 30 में एक जाएगा 29, 29 में आप 50 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो फाइनली आप इसको क्या करेंगे, इसका गुणा भाग वगैरह करेंगे यानी यस 30 बराबर हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा यहाँ पे 15 और इसको इसमें गुणा कर देंगे मतलब आप। तो जब आप इसमें गुणा करते हैं तो इसका जो टोटल यहाँ पे गुणा यहाँ ही हो जाएगा आपका 400 और इसका टोटल गुणा हो जाएगा 1450, ठीक है। फिर इसको आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ के 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसमें 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 27,750। तो कहने का मतलब अगर कोई ठेकेदार 30 दिन तक काम को लेट कर रहा है तो उसको 27,750 रुपये जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आया होगा। हालांकि आपने देखा कि लिखा तो इतना लंबा चौड़ा है, देख के बच्चे डर जाते हैं कि यार बहुत हार्ड प्रश्न होगा। एक्चुअली में ऐसा कुछ होता वगैरह नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं ये वाले। अब आइए हम लोग 16वें प्रश्न पे चलते हैं। 16वां प्रश्न ये कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। कहने का मतलब ये कि कहीं पे कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई मतलब खेल कूद हुआ है, वहाँ पे कंडीशन दी गई है कि 700 रुपया इनाम में रखा गया है और वो 700 रुपया 7 लोगों में बांटना है। और इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए पहले को जितना देंगे फिर उसके बाद जो अगला देंगे उसको क्या करेंगे, पहले वाले से 20 रुपया कम देंगे। तो ये कंडीशन दी गई है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है, तो इसमें मानेंगे आप, माना पहला पुरस्कार, ठीक है, इसको मैं मान लूँगा पहला पुरस्कार क्या होगा, 100 रुपया होगा। अब देखिए जब अगर पहला पुरस्कार 100 रुपया है तो इसका मतलब अब अगला पुरस्कार होगा वो 20-20 रुपया क्या होगा, कम होगा। तो यदि पहला पुरस्कार 1 है तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, तो 1 - 20 हो जाएगा। तीसरा पुरस्कार 1 - 40 हो जाएगा। चौथा पुरस्कार 1 - 60 हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, घटते हुए चलेगा और 7 तक जाएगा ये। तो सवाल वाला ये सीधा सीधा इसमें पहले हम क्या करेंगे, यक्स का मान बताएंगे और यक्स का मान पता चल जाएगा तो फिर हम इजीली तरीके से सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर अगर हम बात करें ए बराबर, तो ए बराबर आपका दिया है एक्स, प्रथम पद ए है। सार्वांतर की बात करें तो इसको क्या करेंगे, x - 20 में से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे x - 20 में हमको घटाना है x, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सीधा सीधा d बराबर जो आएगा वो आ जाएगा -20। और यहाँ पे अगर बात करें n का तो n में कुल कितने लोगों को बांटना है, तो कुल 7 लोगों को बांटना है, तो n का मान आपका आ जाएगा 7। तो अब यहाँ पे टोटल रुपया जो दिया यानी S7 यानी 7 लोगों को जो रुपया देना है उनका टोटल योग दिया सवाल में 700 रुपया। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे SN वाला, तो यहाँ से हो जाएगा S7 बराबर 7/2, 2 a की जगह x हो जाएगा प्लस टोटल मतलब लोगों को देना 7, तो यहाँ हो जाएगा n का मान 7 - 1 और d का मान हो जाएगा -20। तो यहाँ से हो जाएगा S7 का मान आप रख दें तो S7 का मान है 700 बराबर हो जाएगा 7/2, फिर इधर हो जाएगा 2x, फिर यहाँ से देखिए माइनस का भी यहाँ तो घटाएंगे 6 आएगा। अब 6 का -20 में करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -120, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं तो ये 100 बार में जाएगा, ठीक है। और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 200, तो 200 बराबर हो जाएगा 2x - 120। अब इसको उठा कर हम इधर भेज सकते हैं तो इधर जाएगा 200 + 120 बराबर 2x, ठीक है। तो इसको इसमें ऐड कर देंगे तो जाएगा 320 बराबर 2x।
तो यहाँ से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 160। तो यक्स का मान जो आ गया वो आ गया 60 रुपया, सॉरी 160 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो फर्स्ट रैंक पे आएगा उसको 160 रुपये देना है। तो अब हमें क्या करना है कि ऐसे 20-20 रुपये कम करते हुए देना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पुरस्कार, यानी फर्स्ट पुरस्कार जो होगा, फर्स्ट प्राइज़ वो 160 रुपया की होगी। सेकंड प्राइज़ जो होगी, सेकंड प्राइज़ वो इससे 20 रुपये कम 140 रुपया। इसी तरह 7 लोगों को बांटना है तो अगला हो जाएगा 120 रुपया, फिर अगला होगा 100 रुपया, फिर अगला 80 रुपया, फिर अगला जो होगा वो 60 रुपये का होगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 लोगों को दे दिया गया। तो अगला जो है वो 40 रुपये का होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप इसको पूरा जोड़ लेते हैं तो आप देखेंगे 700 आएगा। तो फर्स्ट वाले को 160 रुपया देना है, फिर ऐसे 20-20 कम करते हुए जाना है, और लास्ट में जो 7वें नंबर पे आएगा उसको सिर्फ 40 रुपया मिलेगा। अब आइए हम लोग 17वें प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के रूप में लिखा, कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, और इसी तरह कक्षा 12 तक चलता रहेगा। यदि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान प्रश्न है। इसमें सवाल में ये कहा जा रहा है कि किसी स्कूल की बात हो रही है और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे 1 से 12 तक वो स्कूल चलती है, और उसमें प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग को अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्शन। जैसे आपने अपने स्कूल में पढ़ा है, तो जैसे कक्षा 10 ए, कक्षा 10 बी, कक्षा 10 सी, इस तरह से होते हैं, कक्षा 10 डी होता है, या A1 B1 इस तरह से करके रहते हैं आपके स्कूलों में। तो इसी तरह मान लीजिए किसी स्कूल है जहाँ पे 1 से 12 तक चलती है, और वहाँ पे प्रत्येक कक्षा में 3-3 सेक्शन बटे हुए हैं, और ये कहा जा रहा है कि हर सेक्शन वाला अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कक्षा 1 की बात है तो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है तो हर सेक्शन 1-1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 की बात करें तो कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है तो हर वो सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा। इस तरह से आपसे कहा जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि कक्षा 1 के कितने बच्चे, मतलब कक्षा 1 के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, तो भाई एक सेक्शन का 1 पेड़ लगेगा तो 3 सेक्शन है, तो कुल मिला के कक्षा 1 के जो बच्चे हैं वो 3 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, देखिए जिनको नहीं समझ में आया कैसे 3 पेड़ लगाएंगे, भाई हर सेक्शन वाले अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएंगे। अब कक्षा 1 की बात कर रहे हैं तो कक्षा 1 में 3, हालांकि हर कक्षा में 3-3 सेक्शन है, तो कक्षा 1 में 3 सेक्शन है, तो मतलब ए, जैसे मान ली ए है, बी है, सी है, तो ए वाला भी 1 पेड़ लगाया क्योंकि उसकी कक्षा 1 है, बी वाला भी 1 पेड़ लगाया क्योंकि उसकी कक्षा 1 है, और सी वाला भी 1 ही पेड़ लगाएगा क्योंकि उसकी भी कक्षा 1 है। तो यानी टोटल अगर बात करें तो कक्षा 1 के 3 पेड़ लगेंगे, और कक्षा 2 की बात करें तो भाई उसमें भी 3 सेक्शन है और हर सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, तो इसमें देखा जाए तो 6 पेड़ लगेगा कक्षा 2 से। इसी तरह कक्षा 3 की बात करें तो कक्षा 3 से 9 पेड़ लगेंगे, कक्षा 4 से बात करें तो यहाँ से 12 पेड़ लगेंगे, तो इसी तरह लास्ट में से चलते चले जाएंगे, और कक्षा 12 में कुल मिला के 36 पेड़ लगेगा। ठीक है, क्योंकि कक्षा 12 की बात करें तो हर सेक्शन 12 पेड़ लगाएगा, और 3 सेक्शन है तो 36 हो जाएगा। तो वही सवाल वाला जानना चाहता है कि टोटल इनको जोड़ के बताइए कि कितना पेड़ लगेगा, यानी पदों की संख्या बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रथम पद ए बराबर आपका 3 दिया हुआ है। अगर सार्वंतर की बात करें तो डी का मान भी 3 ही आएगा, क्योंकि 6 में 3 घटाएंगे 3 ही आएगा। अब इसमें कुल 12 कक्षाएँ हैं, तो पदों की संख्या हम एन का मान लिख सकते हैं 12। ठीक है, तो हमें कुल मिला के इसमें 12 पदों का योग बताने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा यस 12 बराबर 12/2 2a, ए की जगह 3 + 12 - 1, और डी की जगह हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा यस 12 बराबर, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6 प्लस इसका इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 3 33। तो यहाँ से हो जाएगा यस 12 बराबर 6 × 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। तो 39 का गुणा हम 6 में कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा यस 12 बराबर 234। यानी कहने का मतलब कुल पेड़ों की संख्या की बात करें तो उस स्कूल के बच्चे कुल 234 पेड़ अपने स्कूल में लगाएंगे।
अब आइए हम लोग 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो कह रहे इसी तरह 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे केंद्र को ए लेना है और बी लेना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर वाले जितने भी सर्किल बन रहे हैं, ऊपर वाले सर्किलों का जो केंद्र है वो ए माना जाएगा, और नीचे के जितने भी सर्किल बन रहे हैं उनका केंद्र बी को मानना है। ठीक है, तो इसी तरह कह रहे जैसे देखिए यहाँ से एक सर्किल, फिर ये आधा दूसरा सर्किल, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर इसी तरह पाँचवा। तो सवाल वाला ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसे 13 सर्किल खींचे हैं तो उनकी टोटल लंबाई क्या होगी। तो आपको बता दूं, आपने वृत्त में परिधि नाम सुन रखा है। तो यहाँ पे ये दरअसल ये इस वृत्त की ये अर्धवृत्त की ये परिधि है, उसी तरह इस वाले अर्धवृत्त की ये परिधि है, अर्ध परिधि, और इसी तरह ये भी है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर हम जो ये पहला वृत्त है अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या 0.5 है। तो सबसे पहला नंबर हम इसके परिमाप यानी परिधि की बात करेंगे। तो इसकी परिधि आएगी क्या, तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर देखिए इसकी त्रिज्या भी दिया ना 0.5, तो यहाँ लिखेंगे सबसे छोटे अर्ध वृत्त की परिधि। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त की, हालांकि परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो यहाँ पे अर्धवृत्त की बात हो गई, सीधा सीधा πr हो जाएगा। तो यहाँ से आप अब चाहें तो पाई का मान आप रख सकते हैं 3.14 और r का मान आप रखेंगे 0.5। ठीक है, तो इसका गुणा करने से जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1.57, इतना सेंटीमीटर आ रहा है। यानी पहले वाले अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि कह सकते हैं। उसी तरह दूसरे की बात करें तो यहाँ सबसे छोटा लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं पहले। उसी तरह अगर अब बात करें हम दूसरे की, तो दूसरे का क्या आएगा, तो दूसरे के लिए भी वही फार्मूला रहेगा, बस त्रिज्या बदल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा πr, तो पाई का मान रखेंगे 3.14 और r का मान आ जाएगा 1, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो जाएगा 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से निकाल लेना है आपको सबका। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम पद हो जाएगा 1.57, द्वितीय पद की बात करेंगे तो 3.14, ऐसे क्या होगा, चलता चला जाएगा, 13 तक चलना है अपने को। तो यहाँ पे अगर बात करें प्रथम पद a बराबर आपका आ जाएगा 1.57, और d की बात करेंगे तो इसमें से क्या करेंगे, उसको घटाएंगे, तो इसमें से उसको घटाएंगे तो सीधा सीधा आएगा वही 1.57 ही आएगा, क्योंकि 3.14 में अगर आप 1.57 घटाते हैं तो 1.57 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n का मान हो जाएगा आपका कुल मिला के 13, क्योंकि कुल पदों की जो संख्या है वो 13 है। तो अब क्या करना है, इसी तरीके से आपको इसी फार्मूले पर रख देना है, यानी यस 13 बराबर हो जाएगा 13/2, 2a की जगह 1.57 प्लस ये हो जाएगा 13 - 1 और d की जगह हो जाएगा भी 1.57। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आपको खुद करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें क्या है दशमलव वगैरह है। तो ऐसे सवालों को अगर आप अपने हाथों से प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क छोड़ा जा रहा है, इसको आप खुद करिए। ठीक है, आइए इसी तरह 19वें प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 200 लट्ठों की ढेरों के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं इत्यादि हैं। और ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में, यहाँ पे ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर की या कह सकते हैं अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कभी मेला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लाठियाँ बेची जाती हैं, तो उसको कुछ इस तरह से सजा के रखते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए ये एक नीचे एक लाठी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं। तो इस तरह से 20 लट्ठ रखे गए हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर अब 19 रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अभी देखिए सबसे नीचे वाले में 20 लाठी,
फिर इसके ऊपर वाले में 19, फिर इसके ऊपर रखेंगे तो 18, फिर इससे ऊपर रखेंगे तो 17, ऐसे घटते हुए क्रम में रखना है। तो अपने पास 200 लाठियाँ हैं। तो सवाल वाला ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह से इसको रखना चाहें तो हम कुल कितनी पंक्ति में इन लाठियों को रख सकते हैं। और ये भी जानना चाहता है कि सबसे ऊपर वाला जो पंक्ति बनेगी लाठियों की उसमें कितनी लाठी आएगी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। हालांकि यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग वाली पंक्ति में 20 लाठी है, फिर उसके बाद 19 है, फिर 18 है, फिर ऐसे चलता चला जा रहा है। और यहाँ पे टोटल जो लाठियों की संख्या है वो टोटल लाठियों की संख्या 200 दे दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ए बराबर, तो ए बराबर आपका 20 हो जाएगा। अगर हम बात करें डी की, तो डी का मान -1 आएगा। और एन की, एन तो दिया नहीं है हालांकि, तो यहाँ पे एल का मान दिया है। एल का मान कितना दिया है, तो ये 200 दिया है। सॉरी, एल का मान 200 नहीं दिया है, यहाँ पे एस एन का मान 200 दिया है, यानी कुल पदों का जो योग है वो 200 दिया है। ठीक है, तो अब आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से पहले नंबर एन का मान हम निकालेंगे, क्योंकि सवाल में ये भी बोला ना कि कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, एन का मान बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा एस एन बराबर n/2, 2a की जगह रखेंगे 20 प्लस हो जाएगा n-1, डी की जगह रखेंगे -1। ठीक है, तो इधर हो जाएगा एस एन बराबर, अच्छा एस एन का मान तो रखा 200 रखना है ना, एस एन का मान 200 बराबर हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 40 प्लस -1 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और +1। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसको, इधर इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 400 बराबर n, फिर उसके बाद देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41 - n। तो अब आप क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये हो जाएगा 400 बराबर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 n - n², इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा n² - 41 n प्लस के 400 बराबर में 0। तो अब सीधा सीधा इसका आप गुणनखंड करेंगे। अगर हम बात करें गुणनखंड में, तो इसका जो खंड बनेगा, यानी कहने का मतलब 41 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने से 41 बने और गुणा करने से 400 बने। तो इसका जो जोड़ा बनेगा वो 25 और 16 का बनेगा, क्योंकि 25 में 16 जोड़ेंगे 41 आएगा, गुणा कर देने से 400 आएगा। तो यहाँ पे n के 2 मान आएंगे, एक तो n का मान आएगा 25 और एक n का मान आएगा 16। तो जब आप यहाँ पे 25 को रख के चेक करेंगे ना कि 25 रखने, यानी 25 पद में देखते हैं 200 लाठी आएगा कि नहीं आएगा, तो 25 में रख के आप चेक करेंगे तो 25 नहीं सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे जो 16 है ये सेटिस्फाई होगा, यानी कहने का मतलब अगर 16 पंक्तियों में अगर आप लाठियों को इस तरह रखेंगे तो 200 लाठी आपकी आ जाएगी। तो इसमें 16 सेटिस्फाई होगा, 25 सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो पदों की संख्या जो n का मान है वो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि लास्ट में कितने लाठी होंगे। तो L का मान बताना है, तो L बराबर हम जानते हैं A प्लस होता है n-1 इंटू डी। तो यहाँ से L बराबर हो जाएगा, A का मान आप रखेंगे 20 प्लस n का मान आ गया है 16 - 1 और D की जगह आप रखेंगे -1। तो यहाँ से हो जाएगा 20 16, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 में गुणा में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 15। तो 20 में 15 निकालेंगे तो आएगा सीधा सीधा 5। तो इसका मतलब सबसे टॉप वाली सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल 5 लाठियाँ होंगी। आइए अब इसी तरह हम लोग 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा, साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। पहले आलू से 5 मीटर की पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाते है और उसे वापस लाकर बाल्टी में रख डालती है, और दूसरी आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती है और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें सवाल में दरअसल एक आलू दौड़ का एक गेम होता है। उसमें क्या होता है कि ऐसे लाइन से आलूओं को रख दिया जाता है और यहाँ पे इधर बाल्टी रख दी जाती है और यहाँ पे 3-4 प्रतियोगियों को खड़ा कर दिया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि आपको जाना है आलू को उठा के बाल्टी में डालना है। तो जो इसमें मतलब सबसे पहले डालेगा सारी आलूओं को तो वो विनर होता है, वो जीत जाएगा। तो उसी तरह इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे इस बाल्टी से
पहले वाली आलू 5 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद एक सीधी रेखा में सभी आलूएँ, इस आलू से सभी आलूएँ 3-3 यानी इससे 3 मीटर, फिर इससे 3 मीटर, फिर इससे 3 मीटर, 3-3 मीटर की दूरी पर रखी और इसमें टोटल आलूओं की संख्या बोला गया 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9 और 1 10, तो टोटल 10 आलू है और ये भी सभी सारी आलूएँ क्या है 3-3 मीटर पर रखी गई हैं। तो वही सवाल वाला ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई प्रतियोगी अगर इसमें आलूओं को भरना चाहे तो टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत यहाँ से करेगी, बाल्टी पे वो खड़ी रहेगी, फिर यहाँ से भाग के आएगी, यहाँ 5 मीटर आएगी, आलू को उठाएगी, फिर वापस 5 मीटर आएगी, तब इस बाल्टी में डालेगी। तो यानी कहने का मतलब पहली बार यानी पहली आलू उठाने के लिए उसको जो दूरी तय करनी पड़ी वो 10 मीटर तय करनी पड़ी। उसी तरह अगर अब बात करें दूसरी आलू उठाने के लिए, तो देखिए 5 इधर 3 इधर 8, फिर 8 वापस आई, तो इसका मतलब उसको 16 मीटर दूरी तय करनी पड़ी। उसी तरह अगर बात करें तीसरी आलू उठाने के लिए, तो तीसरी आलू उठाने के लिए यहाँ पे पहुँचेगी, तो यहाँ से देखिए 5 5 5 3 8 8 3 11, तो 11 मीटर आई है लेने के लिए, फिर 11 वापस भी जाएगी। अब तो 11 दूनी है 22, तो यहाँ पे 22 आ जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में 10 आलू है तो 10 आलूओं को उठा के उसको लाना है। तो देखिए यहाँ पे पहली आलू उठाने के लिए उसे 10 मीटर दूरी तय करना पड़ा, दूसरी के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर। तो यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि 6-6 मीटर के अंतर में हो रहा है। तो इसी तरह 10 आलूओं को उठाना है। तो सवाल वाला ये जानना चाहते हैं कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसमें भी पदों की संख्या यानी पदों के योग ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, टोटल जोड़ के बताना है। तो यहाँ पे a बराबर आपका आ जाएगा 10। सार्वांतर की बात करें d का मान, तो 16 में से 10 निकाल देंगे तो 6 आएगा। और इसमें जो पदों की संख्या कुल कितना दूरी तक कितनी बार जाना पड़ेगा, तो इसको 10 बार जाना पड़ेगा। तो n बराबर आपका आ जाएगा 10। तो इसमें ये जानना चाहता है कि कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो फार्मूला हम जानते हैं SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आप SN निकालना चाहते हैं, SN का मतलब 10 पदों का योग S10 बताना चाहते हैं। तो यहाँ से n की जगह 10, तो 10/2, 2a की जगह 10 प्लस 10-1 d की जगह आप रखेंगे 6, ठीक है। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये जाएगा 5। तो यहाँ से जाएगा यस 10 बराबर हो जाएगा 5, तो ये जाएगा 20 प्लस इसको इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 9 9 6 के 54, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यस 10 बराबर हो जाएगा टोटल 54 में 20 जोड़ेंगे तो आएगा 74, तो हो जाएगा 5 गुणे 74। अब 74 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 370 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया तो मीटर में लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर प्रतियोगी इस पूरी आलू को डालेगी इसमें बाल्टी में लाकर, तो उसको टोटल जो दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी वो 270 मीटर दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको ईजिली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अब हम लोग नया चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।